Hello everyone, welcome back to Aurora classes. How are you all? I hope you all are doing well. So learners, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 जो कि पेपर 1 के एमसीक्यूज हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. कौन सी जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिसर्च प्रपोजल के बारे में. ऑप्शंस आपको गिवन है. अ रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट अ प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट. ऑप्शन बी कहता है रिसर्च प्रपोजल शोज that the researcher is capable of successfully conducting the proposed research project. ऑप्शन ए कहता है रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो प्रेजेंट करता है आपका फ्यूचर प्लान क्या है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के. ठीक है. ऑप्शन बी कहता है रिसर्च प्रपोजल आपको ये शो करता है कि जो रिसर्चर है वो कैपेबल है भी या नहीं सक्सेसफुली उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए जिसके लिए वो प्रपोजल दे रहा है. ऑप्शन सी कहता है रिसर्च प्रपोजल एक अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्लान प्रोजेक्ट होता है. ऑप्शन डी कहता है रिसर्च प्रपोजल एक जस्ट लाइक अ रिसर्च रिपोर्ट की तरह होता है जो लिखा जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट से पहले. मीन्स आप रिसर्च प्रपोजल रिसर्च प्रोजेक्ट को करने से पहले लिखते हो. ये होता है रिसर्च प्रपोजल. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और प्लान प्रोजेक्ट होता है जिसके बारे में पहले से प्लानिंग की जाती है. इन फ्यूचर आप क्या रिसर्च करने वाले हो, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए आप प्रपोजल दे रहे हो, कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करने वाले हो, ये सब आप अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करते हो. रिसर्च प्रपोजल में लिखा जाता है कि आपका टॉपिक ये है, आपने उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हो. लिटरेचर रिव्यू जो आपने किया है, रिसर्च गैप जो आपने फाइंड किया वो मेंशन करते हो. इसके लिए आपकी क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी रहने वाली है वो मेंशन करते हो. एंड हाइपोथेसिस इसके लिए क्या रहेंगी वो आप मेंशन करते हो. और कहाँ से आपने इसके बारे में स्टडी किया, रेफरेंस वगैरह भी आप अपने रिसर्च प्रपोजल में देते हो. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, वो ट्रू नहीं है रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड. अब जो है पढ़ लेते रिसर्च प्रपोजल क्या होता है और आपको इसको किस अदर नेम से भी जानते हो. रिसर्च प्रपोजल को जाना जाता है रिसर्च आउटलाइन, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, प्लान ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल और थीसिस प्लान के नाम से. ठीक है. आपसे कोई भी टर्म दे करके पूछा जा सकता है रिसर्च प्रपोजल के बारे में. आप इसको सिनॉप्सिस भी बोलते हो, प्लान ऑफ रिसर्च भी बोलते हो और थीसिस प्लान भी बोलते हो. ये एक ब्लूप्रिंट होता है आप फ्यूचर एक्टिविटीज़ क्या करने वाले हो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर के. ये एक वर्क प्लान होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, आउटलाइन होती है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट अहेड. तो ये होता है रिसर्च प्रपोजल जिसमें आप अपने फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हो कि आप आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो और इस तरीके से आप अपनी पूरी रिसर्च को कंडक्ट करोगे. यहाँ से आप डाटा कलेक्ट करोगे. ये जो है आपकी रिसर्च के बारे में पूरा जो है रहेगा कि आपने कहाँ से इसके लिए लिटरेचर रिव्यू किया है, कहाँ को किन किन की स्टडी आपने पढ़ी है, उनके बारे में रेफरेंस देते हो. ये सब आता है रिसर्च प्रपोजल में. अब नेक्स्ट एमसीक्यू है if the researcher is concerned with finding out who, what, where, when और how much, then the studies. अगर एक रिसर्चर कंसर्न करता विद फाइंडिंग आउट, जो फाइंड कर रहा है हु, वट, व्हेन, वेयर, ये सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कौन सी स्टडी आप करते हो, तो वो होती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी. क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था जो डिस्क्राइब करती है करंट स्टेटस के बारे में ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, वो आप डिस्क्राइब करते हो. सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है. डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज़ वन इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड विदाउट चेंजिंग द इन्वायरमेंट. इसमें आप क्या करते हो, एनवायरनमेंट को बिल्कुल चेंज नहीं करोगे, कोई भी वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं करते हो. जो जैसी चीज़ें हैं, करंट का स्टेटस जैसा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है अभी, उसी को आप डिस्क्राइब करते हो. प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, बिलीफ, पब्लिक माइंड, देयर व्यू पॉइंट, एटीट्यूड, इन सब के बारे में आप डिस्क्राइब करते हो. एग्जाम्पल ले अगर रोड एक्सीडेंट्स का, तो यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट आपकी सेफ्टी रूल्स के एग्जिस्टिंग में जो आपके सेफ्टी रूल्स हैं उनके होते हुए भी जब रोड एक्सीडेंट्स हो रहे तो उनका स्टेटस क्या है. अगर आप इनको चेंज करके देख रहे हो, सेफ्टी रूल्स आपने बहुत स्ट्रिक्ट कर दी हैं, जो रोड पे रूल्स हैं वो आपने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, मैन्युपुलेट किया है आपने, तब तो वो एक्सपेरिमेंटल में कन्वर्ट हो जाए. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसमें वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहे हो और डिपेंडेंट वेरिएबल आप रोड एक्सीडेंट्स को लेके चल रहे हो. आपने सेफ्टी रूल्स को चेंज किया और फिर जो है क्या असर पड़ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है रोड एक्सीडेंट पे, वो इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. तो वो कैसी बन जाएगी फिर आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. लेकिन अभी सेफ्टी रूल्स क्या हैं और फिर करंट का स्टेटस क्या है कि कितने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसको आप जब डिस्क्राइब करते हो वो क्या होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं
प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द। प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन किसका पार्ट है? डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, अप्लाइड, एक्सप्लानेटरी। हमने अभी डिस्क्रिप्टिव के बारे में डिस्कस किया, वो तो सिर्फ हमें क्या बताती है, आंसर करती है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच के बारे में। एंड करंट का जो स्टेटस है वो बताती है, व्हाट एग्जिस्ट के बारे में बताती है। ये होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें आप अपनी रिसर्च जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, एक जो प्रिसाइज तरीके से अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हो। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसके लिए एक एग्जांपल आप लेके चलो कि आप एक स्वीट शॉप पे जाते हो, आपको जो है स्वीट परचेज करनी है ह्यूज क्वांटिटी में, तो आप क्या करोगे, पहले एक ज़्यादा स्वीट खरीदने से पहले आप सोचोगे कि एक बार टेस्ट करके देख लिया जाए, क्या पता उसका टेस्ट अच्छा ना हो और आपकी जो मनी है वो वेस्ट हो जाए। जब आप स्वीट लेने से पहले उसकी थोड़ी सी बाइट को टेस्ट करते हो और फिर आप ये देखते हो कि हाँ, अगर ये स्वीट अच्छी है तो पूरी स्वीट जो है अच्छी होगी, और फिर आप परचेज कर लेते हो। वैसे ही रिसर्च, एक जो बड़े लेवल की रिसर्च करने से पहले जब हम छोटे सैंपल पर जो छोटे सैंपल डिज़ाइन पर रिसर्च करते हैं, वो क्या कहलाती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें हम छोटे सैंपल्स पर पहले ट्राई करके देखते हैं कि इन फ्यूचर हम जब इस पर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हमारे लिए वर्दी होगी, यूज़फुल होगी भी या नहीं। तो वो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक बड़ी लेवल की रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले छोटे सैंपल पर आप ट्राई करके देख रहे हो। इसमें आप एस्टैब्लिश करते हो प्रायोरिटीज़ को फ्यूचर रिसर्च के लिए, डेवलप करते हो हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाई करते हो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को, और जो आपकी प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसको फॉर्मुलेट करते हो एक डिफाइन और प्रिसाइजली तरीके से। वो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में, जो व्हाट एग्जिस्ट और करंट स्टेटस के बारे में बताती हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? अप्लाइड को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। ये तीनों एक ही हैं, बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। पहले जब हम बेसिक रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी बिल्ड करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, बाद में उनको अप्लाइड रिसर्च में अप्लाई करके देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो अप्लाइड रिसर्च रेफर्स टू साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च दैट सीक्स टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जो आपने बेसिक रिसर्च में पहले थ्योरी जनरेट की है, आप उसको अप्लाई करके देख रहे हो अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये जो आपकी रिसर्च होती है, ये किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए की जाती है, बजाय कि नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। अगर हम एग्जांपल लेके चले अप्लाइड रिसर्च का, तो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप अपनी एग्रीकल्चरल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप किसको यूज़ करोगे? जो थ्योरी पहले से जनरेट की हुई है उसको अप्लाई करके देखोगे। इम्प्रूव करना चाहते हो आप क्रॉप प्रोडक्शन को, जो फसल आप उगा रहे हो उसकी प्रोडक्शन को आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो अप्लाइड रिसर्च कर रहे हो। और इम्प्रूव कर रहे हो एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ होम्स, ऑफिस एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो बेसिक रिसर्च में आपने थ्योरी जनरेट की थी उनको अप्लाई करके देख रहे हो अप्लाइड रिसर्च में। एक होती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च होती है जो आपका करंट का स्टेटस है, करंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, मीन्स उसके सॉल्यूशन के लिए जो रिसर्च करते हो वो होती है एक्शन रिसर्च, जो साइक्लिक होती है, जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती रहती हैं और फिर आप उसमें क्या करते रहते हो, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट करते रहते हो, वो होती है एक्शन। और अप्लाइड होती है जो बेसिक में आपने थ्योरी बनाई है उसको आप अप्लाई करके देख रहे हो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। सो नेक्स्ट है हमारी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म। आपसे पूछा गया है कि कौन सी रिसर्च है जो नेचुरलिज्म पर बेस्ड होती है। बी, सी एंड डी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये नेचुरलिज्म पर बेस्ड नहीं होती। ऑप्शन ए जो है वो बचता है फील्ड रिसर्च का, ये बेस्ड होती है नेचुरलिज्म पर। मीन्स आप जिसमें पर्टिकुलर उस फील्ड में, उस एनवायरनमेंट में जाके देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो आता है फील्ड रिसर्च में। फील्ड रिसर्च प्रोड्यूस करती है क्वालिटेटिव डाटा। मींस आप जो है जैसे कि आप एग्रीकल्चर के बारे में कोई स्टडी करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर फार्मर्स से जाके कांटेक्ट करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, उनसे बात करोगे, तो वो चीज़ किस में आती है? फील्ड रिसर्च में। आप उनके कल्चर के बारे में समझते हो, आप उनके जो बिलीव्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन करोगे, उनको समझोगे, उनके बिलीव्स को अंडरस्टैंड करोगे, ये आता है फील्ड रिसर्च में, जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च आएगा, इनफॉर्मल डेप्थ इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप। मींस आप जो है बहुत ही लंबा इंटरव्यू जो है कुछ जो आपके सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ कर रहे हो, एंड फोकस ग्रुप जिसमें बहुत सारे जो आपने कैंडिडेट्स रख लिए और उनसे आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हो। और
जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे कि फार्मर्स अपने जो है उसमें खेत में काम करें और आप पर्टिकुलर उसी फील्ड में जा करके उनको ऑब्जर्व करें कि वो कैसे काम करते हैं। आप अपनी आँखों से जो है उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, देखते हो। ये आता है फील्ड रिसर्च में, जो नेचुरलिज्म बेस्ड होता है, मीन्स उस फील्ड में जा करके ऑब्जर्व करना। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पर्पस ऑफ डैश रिसर्च इज टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ क्लियर एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम रेदर देन इन प्रोवाइडिंग अ डेफिनेटिव आंसर। ऐसी कौन सी रिसर्च है जो आपको हेल्प करती है डेवलप करने के लिए एक क्लियर और प्रिसाइज स्टेटमेंट, बजाय किसके, एक डेफिनेटिव आंसर को प्रोवाइड करने की। अब अभी जस्ट हमने पढ़ा था एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, जिसमें आप जो रिसर्च जो प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लोर कर रहे हो और उसको जो है एक डिफाइन जो है उसके लिए स्टेटमेंट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे थे। जैसे कि आप 1 kg पनीर को परचेज़ करना चाहते हो, पहले आप थोड़ी सी बाइट लेके टेस्ट करोगे कि पनीर का टेस्ट अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो आप परचेज़ कर लोगे। वैसे ही बड़े लेवल की रिसर्च करने से पहले छोटे सैंपल पर आप पहले ट्राई करके देख रहे हो, छोटे सैंपल पर आप रिसर्च करके देख रहे हो, तो वो कैसी होगी, एक्सप्लोरेटरी। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही आपको हेल्प करती है एक क्लियर और प्रिसाइज स्टेटमेंट देने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, बजाय कि डेफिनेटिव आंसर देने के बारे में। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च एंड एज सच इट इन्वॉल्व्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ अप्रोचेज एंड प्रोसीजर। आपको बताना है कि कौन सा जो है ऐसा प्लान है जो कंडक्ट करने के बारे में होता है रिसर्च को, और इन्वॉल्व करता है स्पेसिफिकेशन, अप्रोचेज और प्रोसीजर को। मीन्स कौन से प्लान, ऐसा प्लान जिसमें आप ये मेंशन करते हो कि कौन से अप्रोचेज को, कौन से प्रोसीजर्स को आप यूज़ करने वाले हो, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हो रिसर्च डिज़ाइन में। स्ट्रेटजी, रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, डिडक्टिव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। रिसर्च डिज़ाइन ही एक ऐसा प्लान होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें आप ये बताते हो कि आप अपनी पूरी रिसर्च को कैसे कंडक्ट करने वाले हो, कौन से डेटा सोर्सेज को आप यूज़ करने वाले हो। Research design is the arrangement of conditions for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to research purpose with economic procedure। ये conceptual structure होता है within which research is conducted। सबसे पहली बात कि जो research design है वो एक blueprint होता है collection, measurement and analysis of data का, कि कैसे आप डाटा को कलेक्ट करोगे, मेजरमेंट करोगे उसका, और कैसे डाटा को एनालाइज करोगे। रिसर्च डिज़ाइन जो है वो कौन से क्वेश्चंस को आंसर करता है, कैसे क्वेश्चंस जो हैं होते हैं उसमें, व्हाट इज़ द स्टडी अबाउट, किस बारे में स्टडी है, कैसे स्टडी को कैरिड आउट करोगे, और कहाँ पे जो है ये स्टडी की जाएगी, क्या आपका सैम्पल डिज़ाइन होगा, कहाँ से डाटा को एक्वायर करोगे, कैसा डाटा आपको रिक्वायर्ड है इसके लिए, और व्हाट पीरियड ऑफ टाइम विल द डाटा स्टडी इंक्लूड, क्या आपका सैम्पल डिज़ाइन रहने वाला है, कौन सी आप टेक्निक यूज़ करोगे डाटा कलेक्शन के लिए, और कौन सी जो टेक्निक्स हैं आप डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करोगे, और कैसे आप अपने डाटा को एनालाइज करोगे, और किस स्टाइल में आप जो है अपनी रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर करोगे। मीन्स रिसर्च मेथोलॉजी जो आप पूरी मेंशन करोगे, और ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, रिसर्च डिज़ाइन में। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ वेरिएबल दैट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय और नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो इन्फ्लुएंस नहीं होता है किसी अदर वेरिएबल से, या जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में अदर वेरिएबल्स पे वो डिपेंड नहीं होता है, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और बाकी किसी का भी जो असर है, इन्फ्लुएंस है, फ़र्क है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं पड़ता। बल्कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप उसको मैनिपुलेट करके असर देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर, कि आपने इंडिपेंडेंट को चेंज किया तो उसका क्या असर पड़ा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेके चलें, मान लीजिए कि अभी एक टीचर जो है एक पर्टिकुलर टीचिंग मेथड को यूज़ कर रहा है, तो सक्सेस रेट क्या रहती है स्टूडेंट्स की, तो उनकी परफॉर्मेंस का आउटकम कैसा है। तो ये चीज़ होती है कि बाद में जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का आउटकम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे दूसरा टीचिंग मेथड यूज़ करके देखते हो, फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो परफॉर्मेंस आउटकम है, वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो टीचिंग मेथड है जिसको आप चेंज करके देख रहे हो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, और उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल।